हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के शानदार वीडियो लेक्चर में। तो चलिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी आज हम बात करने वाले हैं भाई डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन के बारे में, कि किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस को हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं भाई फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ कहाँ पर उपयोग हम कर सकते हैं, यानी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उसका एप्लीकेशन है क्या है भाई, टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। यानी अगर हमें कोई भी फॉर्मूला अगर गिवन होता है तो इसका यूज करके हम सीख सकते हैं, इसका यूज करके, ठीक है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम जान सकते हैं ये कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है भाई, तो इसे हम बोलते हैं टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। ठीक है भाई, रिलेशन बोले या फॉर्मूला बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है जरा समझते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विल डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of all the terms occurring on both side of the relation are same। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया, बोलो बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन लेता हूँ हाफ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, और इधर की तरफ क्या हमारा डिस्टेंस। तो ये कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होंगे जब क्या होगा भाई, जब ऑल टर्म्स अकरिंग द बोथ साइड, यानी दोनों साइड जो टर्म्स हैं, दोनों साइड जो टर्म्स हैं, अगर उनकी डायमेंशंस क्या हो बेटा, अगर उनकी डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो सारी की सारी टर्म्स हैं, अगर उन दोनों की डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो टर्म्स आती हैं, अगर उनकी डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर यानी सेम आ जाती हैं, तब हम बोलेंगे ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आई नहीं आई। अब ये जो प्रिंसिपल है वो किस फैक्ट पर बेस्ड है, तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the only physical quantities of the same kind can be added, subtracted और compared। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल, मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकता हूं, मैं वेलोसिटी को फोर्स में ऐड नहीं कर सकता, या मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस करता हूं, वेलोसिटी में से फोर्स माइनस नहीं कर सकता, है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 1 किलोग्राम में से 1 लीटर गए तो कितना बचेगा, तो एकदम बेवकूफ वाला सवाल होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, वेट में से वॉल्यूम नहीं माइनस कर सकते। ठीक है, तो हम ऐसी क्वांटिटीज को ही माइनस या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, बराबर हो। क्लियर है भाई। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, चेक द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठाएंगे और कैसे करते हैं जरा समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड और हम लेंगे एक राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो इस वाले फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, एस, और राइट हैंड साइड क्या है भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन सब की डायमेंशंस हम यहां पर लिख लेते हैं। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 और t0, बिकॉज डिस्टेंस के पास सिर्फ लेंथ की डायमेंशन होती है, मास और टाइम की डायमेंशन नहीं होती। अब हम यहां पर देखते हैं u की डायमेंशन क्या है भाई, u की डायमेंशन है lt माइनस 1। ठीक है भाई, वेलोसिटी, और टाइम की डायमेंशन क्या है भाई, टाइम। ठीक है, t होगी 1/2, एक कांस्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ए फॉर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 2, आप सब बच्चों को पता है। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी भाई, t की पावर माइनस 2। क्लियर है, सॉरी, t की पावर 2। अब जरा देखिए हम, तो यहाँ पे t की पावर माइनस 1 है, यहाँ पे t की पावर प्लस 1 है, तो ये कट जाएंगे एक तरीके से, इन दोनों की पावर जुड़कर 0 आ जाएगी। ठीक है, t की पावर माइनस 2, t की पावर 2, तो माइनस 2 और 2 जमा करें कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर भी l बच जाएगा, तो यहाँ पर भी l बचा और यहाँ पर भी l बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान देना भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पहले भी कि भाई अगर मैं l को l में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, बोलो बेटा 2l नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये गलत होता है, कितना आता है, l आता है। बिकॉज किसी भी एक लेंथ को लंबाई में जोड़ने पर लंबाई ही तो आएगी ना, और हमें तो लंबाई की डायमेंशन लिखनी चाहिए, हमें लंबाई की डायमेंशन लिखनी चाहिए। हम यहाँ पर 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है हमें। तो लंबाई को लंबाई पे ऐड करने पर, यानी लेंथ को लेंथ में ऐड करने पर क्या आती है, लेंथ ही आती है। तो लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही बनेगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एल ही आएगा। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं m0 l1 और t0।
ठीक है भाई। और ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया ना भाई, जो यहाँ पर था बिल्कुल यहाँ पर भी आ गया। तो हम बोलेंगे हमारा जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है क्या है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। हम बोलेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, सिंपल। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो फटाफट बेटा जी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके मैं अगले वाले की तरफ चलता हूं। तो ये समझ में आ रही है, मजा आ रहा है तो बेटा जल्दी से कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आगे लेके आने वाला हूं आपके लिए। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, बिकॉज वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो बहुत मजा आएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगला क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखा है 1/3 mv²। ठीक है भाई, वही सेम चीज करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम इसको तोड़ लेते हैं। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2, यही होता है। बात समझ में आ रही है। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 1/3। 1/3 की तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं। मास की डायमेंशन होगी, हाँ बिल्कुल होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, हाँ बिल्कुल होगी, lt-1। अब इस lt-1 का क्या है बोलो बेटा, lt-1 की पावर 2 है, तो डायमेंशन बन जाएगी हमारी m और l की पावर 2 t की पावर -2। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो दिखेगा ml2 t की पावर -2। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी सेम चीज आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और हम बोलेंगे फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसा है बोलो बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर आप गौर से देखो बेटा, तो गौर से देखने पर यहां पर पता लगेगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट साबित हो गया, लेकिन ये न्यूमेरिकली सही नहीं है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पनवाड़ी को ही पता होगा आपके बार। ठीक है, क्या होता है बोलो बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर 1/3 है, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन भैया डायमेंशन ने तो हमें पागल बना दिया, ये तो कह रही है भैया फॉर्मूला करेक्ट है। इसका मतलब डायमेंशन पर विश्वास नहीं किया सकता, ये दगा कर सकती है हमारे साथ। ठीक है भाई, यानी हम क्या बोलेंगे भाई कि कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे भी करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है, यानी वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, जैसे ये वाला निकला। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट निकल आया, इसका मतलब वो 100% करेक्ट होगा। क्लियर है, तो यहां पर हम नोट करके ये वाली बात लिख देंगे भाई, क्या कि इफ अ फॉर्मूला, बोलो बेटा, इफ अ फॉर्मूला या रिलेशन। ठीक है भाई, इफ अ रिलेशन या फिर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, डायमेंशनली करेक्ट, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट आता है, क्या आता है बोलो बेटा, डायमेंशनली करेक्ट आता है, जैसे बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट आता है, तो इट मे बी, ठीक है भाई, इट मे बी करेक्ट, वो शायद ही करेक्ट होगा। ठीक है भाई, लेकिन बट, क्या बोलो बेटा, बट इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली गलत साबित हो जाए, इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है, इट डेफिनेटली इनकरेक्ट, इट डेफिनेटली, बोलो बेटा जी, इनकरेक्ट, तो फॉर्मूला डेफिनेटली क्या होगा बोलो बेटा, इनकरेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब अगर डायमेंशन ने कुछ बोला है तो वो सच हो। देखो जरा, अगर डायमेंशन सच कहता है, वो कहता है डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन उसने ये बोल दिया कि भाई डायमेंशनली क्या है भाई, लेकिन डायमेंशन ने बोला ये फॉर्मूला गलत है, तो डेफिनेटली गलत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है, यानी डायमेंशन के सच में तो क्या है भाई, समझ में आगे नहीं आगे भाई। तो ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट सारा का सारा जो है इसको नोट कर लो। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 लाख रुपए के लिए तो नहीं, लेकिन ये रहा। ठीक है भाई, तो पैसे का नाम सुनते ही लॉकडाउन में कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस, यानी इन सभी की डायमेंशंस क्या है बोलो बेटा, अलग अलग है। ठीक है, और क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो वो कह रहा है कोई ऐसी, इन चारों में से बताओ जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है P - Q डिवाइडेड बाय R। तो सिंपल सी बात है, अगर दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है उनको हम ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर रखा है, यानी ये मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुल रिलेशन ये नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा बोलो बेटा, ए इज द राइट आंसर। टिक करो और कॉपी पेन लेके जरूर बैठो सारे बच्चे बेटा। और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो हैं हमारे पास
आपके लिए है भाई, ठीक है। बस जुड़े रहें और कुछ नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भाई ये रहा, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो और कॉपी पर जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द डायमेंशन ऑफ ए। तो हमें यहाँ पर ए की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है भाई। इन अ रिलेशन हमें यहाँ पर दे रखा है एफ इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट एक्स जमा में क्या दे रखा बोलो बेटा, प्लस बी टी का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर f की वैल्यू क्या है भाई, फोर्स है। x का मतलब यहाँ पर पता नहीं, जो x यहाँ पर डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। x यहाँ पर डिस्टेंस है और t यहाँ पर टाइम है। तो हम यहाँ पर a का क्या निकालना है, a की डायमेंशन निकालनी है। तो a की डायमेंशन हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे जरा जानते हैं भाई। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर ये फोर्स है, ठीक है भाई, तो जरूर ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी फोर्स होंगे, या इनकी डायमेंशन भी फोर्स की ही डायमेंशन होगी। तो इनकी डायमेंशन भी फोर्स की डायमेंशन के बराबर होगी, बिकॉज फोर्स को फोर्स में ऐड करने पर ही फोर्स आता है। या ऐसी डायमेंशन जिसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर है, उसको उसी डायमेंशन में अगर हम ऐड करें, ठीक है भाई, अगर ये दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने पर फोर्स आता है तो इन दोनों की डायमेंशन भी फोर्स की जैसी होगी। यानी कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स, बोलो बेटा जी, डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। तो यहां पर ए क्या भी पता नहीं, लेकिन x क्या है बोलो बेटा, डिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी l, और अंडर रूट लगा हुआ है तो पावर बन जाएगी 1/2। क्लियर है भाई। तो यहां पर हमने लिख लिया इसकी डायमेंशन ये आ गई। आगे डायमेंशन ऑफ, बोलो बेटा, डायमेंशन ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है भाई। तो डायमेंशन ऑफ ए को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है भाई। हमें नहीं पता ए की डायमेंशन क्या है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, कितनी होती है बोलो बेटा, mlt-2। अब ये l की पावर 1/2 है, इसको इधर ले जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ a बराबर हमारा आ जाएगा mlt-2 डिवाइडेड बाय l की पावर 1/2, ठीक है भाई। तो l की पावर 1/2 से l की पावर 1 कटेगा तो कितना आएगा, l की पावर 1/2 पर आ जाएगा। तो m l की पावर 1/2 t की पावर -2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है किसका भाई, डायमेंशन ऑफ a का, ठीक है भाई। तो होप आप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। फटाफट जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, जल्दी से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से रीड करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे से पहले भाई, ठीक है। तो मिटा रहा हूं भाई इसको मैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन बेटा जी, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है 3/16 mv², ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली तो करेक्ट होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये डायमेंशनली तो करेक्ट होगा हमें पता है, लेकिन ये क्या होगा, न्यूमेरिकली क्या होगा बोलो बेटा, ये न्यूमेरिकली गलत साबित होता है। ये बात हमें पहले ही पता है, प्रूफ कर चुके हैं। दूसरी बात क्या बोल रहा है बेटा, वो दूसरा कह रहा है, हाँ दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है हाफ mv² जमा में m इंटू में a। तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है भाई। तो हाफ mv² क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास किसकी डायमेंशंस होंगी बोलो बेटा, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। और m इंटू में a क्या होता है, फोर्स। इसके पास किसकी डायमेंशंस होंगी, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो एनर्जी की डायमेंशन और फोर्स की डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते, है ना भाई। तो दो डिफरेंट क्वांटिटी, दो डिफरेंट डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा जी, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। और डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली पक्का पक्का इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगला, ठीक है भाई, आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जल्दी से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा जी वो है हमारा 140 नंबर। क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव, ठीक है, वहां लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय। तो यहां पर एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा, ठीक है, p/q माइनस q पाई, ठीक है, इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। अब बोला गया भाई वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द p एंड q। यहां पर बोला गया भाई इन सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग्स हैं। ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। r का मतलब क्या है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट कह लो। y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है। पाई का मतलब यहां पर कुछ भी नॉर्मल पाई है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब हमें p और q की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो बताइए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा जी इसकी डायमेंशन फाइंड करना। अगर मैं इसको वेव की इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो वेव की इक्वेशन होती है
y बराबर r साइन थीटा साइन ओमेगा t। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या है भाई, ये ओमेगा हो गया, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा भाई, बाकी बचा हुआ जो होगा हमारा टाइम होगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। यानी मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ, ध्यान दो बेटा सारे बच्चे, डायमेंशन ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू की डायमेंशन भी टाइम के बराबर आनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी टाइम के बराबर आनी चाहिए, तभी तो दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, टाइम आएगा। तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है भाई, और टाइम की डायमेंशन आप सबको पता है भाई, ठीक है। तो p बाई क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो बेटा जी, हमारा ये हो जाएगा t। क्लियर है? दूसरा क्या भी हमारे पास, तो दूसरा है हमारे पास ये q इंटू में पाई। अब पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो जो भी डायमेंशन होगी q की होगी, तो डायमेंशन ऑफ q, तो q की डायमेंशन क्या होगी बोलो बेटा, तो q की डायमेंशन भी टाइम के ही बराबर होगी। यानी q की जो डायमेंशन निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आई है बोलो बेटा जी, q की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन निकल कर आई है। तो q की डायमेंशन अगर टाइम के बराबर है तो p की क्या होगी, तो q की जगह मैं रख दूंगा डायमेंशन ऑफ टाइम। ये डायमेंशन ऑफ टाइम ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, p बराबर t की पावर 2 दिस। ठीक है भाई, तो p की डायमेंशन ये है और q की डायमेंशन ये है ना, बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, लिख लिया बेटा जी, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो बेटा दूसरी एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस की है वो बेटा क्या है, यहाँ पर चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कहने का मतलब हमें किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो वहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता करना हो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं या फिर 1 जूल के अंदर कितने आर्क्स होते हैं, ठीक है भाई, तो मैं कैसे पता करूंगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न्यूटन और जूल जो होते हैं हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है भाई, और जूल डाइन और जो हमारा क्या होता है बोलो बेटा जी, डाइन और अर्क्स जो हमारा होता है वो कितना होता है हमारा, वो हमारी सीजीएस यूनिट्स में काउंट होता है। तो ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब करेंगे कैसे बेटा जी, तो बहुत ही आसान है करना, मेरे साथ साथ समझते रहना, स्टेप वाइज बताऊंगा एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लेते हैं 1 न्यूटन को कितना, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, या 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। तो चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो बेटा जी, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, और वो फॉर्मूला होता है n1 इज इक्वल्स टू n2, ठीक है, n2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे भाई हमारा n1, ठीक है, फिर आएगा भाई m1 m2, फिर आएगा भी हमारा l1 l2, फिर आएगा भी हमारा T1 T2। ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या आएगा, इनके ऊपर पावर्स आती हैं A, B और C। क्लियर है भाई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सबकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है बोलो बेटा, हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है। किस किस की वैल्यू लिखनी है भाई, हमें वैल्यूज लिखनी है, हमें n2 फाइंड करना है। n2 का मतलब हमें ये फाइंड करना है 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, ठीक है भाई, तो ये है n2। मान लिया ये n2 है, तो हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 a b c इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इन सब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो अब हमें n1 m1, ठीक है भाई, m1 n1 m2 l1 l2, बात समझ में आ रही है, t1 t2, ठीक है, और ए बी एंड सी, हमें इन सब की वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। तो चलिए भाई सबसे पहले करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर करता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले वाले में हम क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 2 के अंदर ही सबसे पहले हम निकालेंगे n1 m1 m2 l1 l2 और t1 t2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो ध्यान देना भाई सारे बच्चे, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट लिखेंगे, या फिर वो यूनिट लिखेंगे जो हमें नोन होगी। नोन मतलब हमें 1 पता है और न्यूटन पता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है कि भाई न्यूटन की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 1 है, तो जो नोन है उसको इधर लिखेंगे, और जो अननोन है यानी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं अननोन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कौन सी यूनिट है भाई, फिलहाल के लिए सीजीएस है, ठीक है भाई, पता हो चाहे ना हो, तो यहाँ पर हमने जो पता नहीं है उसको यहाँ लिख लिया। अब एसआई के अंदर m1 l1 t1 n1 इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं बोलो बेटा। तो एसआई यूनिट में यहाँ पर m1 की वैल्यू हम लिखते हैं 1 किलोग्राम, l1 की वैल्यू क्या लिखते हैं भाई बोलो बेटा, l1 की वैल्यू होती है हमारी 1 मीटर, और t1 की वैल्यू 1 सेकेंड, और इसकी वैल्यू कितनी है n1 की, ये रही भाई 1। क्लियर है।
CGS के अंदर लिखेंगे भाई M2 L2 T2 और N2। तो M2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बोलो बेटा 1 ग्राम, L2 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा यहाँ पर, L2 की वैल्यू यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू है 1 सेकेंड और N2 की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है भाई, अब हम फाइंड करेंगे A, B और C की वैल्यू। तो A, B, C की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर। तो राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो बेटा, या राइट डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्यों फोर्स, क्यों, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की है, तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। ठीक है भाई, यानी m की जो पावर्स है, m की जो पावर है वो क्या है बोलो बेटा जी, वो है a, l की जो पावर है वो है b और t की जो पावर है वो है बेटा हमारा c। ठीक है, तो यहां से हमने a, b, c की जो वैल्यूज है वो निकाल ली। तो जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए थी यहाँ पर वो सब हम वहाँ पर निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, वहाँ से यहाँ पर अब पुट करना है। ये है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 हम अपनाएंगे और हम क्या करेंगे भाई, तो N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। एक चीज़ और, तो ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में लिख लेते हैं, 10⁻³ ग्राम। ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, और सेकंड तो सेकंड ही है दोनों में। क्लियर है, चलिए आगे। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू लिख ली हमने भाई 1, और M1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, N1 की वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ M2 की वैल्यू यहाँ पर 1, L1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 10⁻², L1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 1, T1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, T1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1 सेकेंड और T2 की वैल्यू भी 1 है। ठीक है भाई, अब एक से रख देते हैं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2। अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ 10⁻² और यहाँ पर 1 की पावर जो मर्जी रख लो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर N2 निकल कर आ गया हमारा 10⁵, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा 1 न्यूटन होगा। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब 1 न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि CGS यूनिट के अंदर फोर्स की जो वैल्यू होगी या डाइन के अंदर फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁵ होगी। ठीक है भाई, अब चलिए भाई कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए भाई, ये रहा। ठीक है भाई, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है बेटा, पहले न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 60 जूल पर मिनट ऑन सिस्टम व्हिच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें 60 जूल पर मिनट दे रखा है। ठीक है भाई, तो 60 जूल पर मिनट तो भाई ना ही ये SI बना और ना ही ये क्या बना भाई, कोई और यूनिट बनी, तो इसको SI में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो SI में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा भाई, 60 जूल पर मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 1 मिनट नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं 60 जूल पर मिनट का मतलब 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड। 60 से 60 कटा तो 1 जूल पर सेकंड आ गया, और 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 वॉट के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने इसको एक SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अभी क्या रहा है कि इसको एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिस सिस्टम के अंदर मास की फंडामेंटल यूनिट 100 ग्राम है। ठीक है, लेंथ की 100 सेंटीमीटर है और टाइम की 1 मिनट है। ठीक है भाई, तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भाई हमारा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा बोलो बेटा, N1 N2 बोलो बेटा जी, N2 बराबर N1। ठीक है भाई, M1 क्या है बोलो बेटा जी, M1 डिवाइडेड बाय M2, L1 डिवाइडेड बाय L2, T1 डिवाइडेड बाय T2, है ना भाई। उसके बाद क्या आएगा भाई, इनकी पावर आएंगी ABC। इतने बड़े हुए फिर भी ABC पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। तो इन सब के वैल्यूज कैसे निकालते हैं बोलो बेटा जी, स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहला काम होता है हमें एक डब्बा बनाना है। डब्बे के अंदर इधर लिखना है SI, यानी जिनकी वैल्यू हमें पता है, और इधर लिखना है हमें अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है भाई, अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट, हो सकता है अननोन किस वाले गलत हो गई हो, अननोन नहीं सही है। ठीक है भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए, तो SI यूनिट क्या है हमारी, SI में M1 L1 T1 और N1 की वैल्यू देखेंगे, और सेम अननोन के अंदर M2 L2 T2 और N2 की वैल्यू देखेंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से निकालते हैं, जल्दी काम शुरू करते हैं। M1 की वैल्यू SI के अंदर क्या होती है भाई, 1 किलोग्राम। इसकी वैल्यू कितनी होती है बोले बेटा, 1 मीटर। इसकी 1 सेकेंड, इसकी कितना 1। ठीक है भाई, 1 वॉट। ठीक है, अगला M2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो वहां पर साफ साफ लिखा हो भाई, मास 100 ग्राम लेंगे, कोई बात नहीं ले लो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है भाई, लेंथ 100 सेंटीमीटर लेंगे, ये भी ले लो, और जो टाइम है उसको 1 मिनट लेंगे, ले लो भाई 10 मिनट लो, हमारा क्या जा रहा है ना भाई। तो अब ये सेकंड में, तो इसे भी सेकंड में लिख लो, ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो। ठीक है, ये ग्राम में तो इसको भी ग्राम में लिख लो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलिए।
अब क्या करने वाले हैं भाई, दूसरा अब हम निकालेंगे एबीसी की वैल्यू, m1 L1 की वैल्यू तो निकाल ली, अब एबीसी की वैल्यू निकालेंगे कैसे भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है भाई। तो डायमेंशन ऑफ पावर, वॉट क्या होता है बोलो बेटा, वॉट पावर की यूनिट होती है, तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, mLT की पावर -3, ठीक है भाई, यही होता है, ये नहीं होती, ठीक है भाई, mL/T की पावर -3 ये जो होती है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर ये सॉरी ये होती है इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन ये हो गई। अब आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई है, बी की वैल्यू 2 आ गई है, सी की वैल्यू जो आ गई है वो -3 आ गई है। हमारा मार्कर धीरे धीरे फीका पड़ गया है, ठीक है। हम नहीं चाहते आपकी पढ़ाई फीकी पड़े, इसलिए मार्कर को चेंज ही कर देंगे। जो चीज़ हमारी अच्छी होगी पढ़ाई के बीच में आएगी उसको हम चेंज कर डालेंगे। चलिए, तो अब क्या निकालेंगे बोलो बेटा, अब ये सारी वैल्यूज उठाकर हमें इस वाले फॉर्मूला में पुट करनी है, तो कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कर दो। n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है, n2 तो पता ही नहीं है, n1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 1, ठीक है भाई। अब m1 की वैल्यू कितनी है भाई 10 की पावर 3, n2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 2, फिर दोबारा से l1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 2, m2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 2, t1 की वैल्यू कितनी है 1, t2 की वैल्यू कितनी है 60। बात समझ में आ रही है, पावर रखो भाई, ये 1 ये 2 और ये कितनी बोलो बेटा -3। चलो भाई, तो ये आ गया भाई हमारा 1, काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये तो पूरा कट कर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या भी, अगर मैं इसको पलट दूंगा, ये 1/60 को 60 कर दूंगा पलट कर, तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 10 इंटू में 1 इंटू में ये कितना आ गया 60 की होल पावर 3, तो ये बन गया 10 इंटू में 60 की होल पावर 3 क्या होगा भाई, क्या बोलते हैं 60 क्यूब होती है 216 और 3 जीरो और लगा लो एक्स्ट्रा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या बोलो बेटा जी, ये हमारा बन जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 6। तो n2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इतनी निकाली, यानी कहने का मतलब ये हो गया भाई कि अजीबोगरीब यूनिट के अंदर, जो अजीबोगरीब यूनिट के अंदर पावर की जो वैल्यू आने वाली है वो इतनी आने वाली है। समझ में आ गई नहीं आ गया, तो क्वेश्चन यहीं पर हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट नोट कर डालिए स्पीड में। चलिए भी आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, समझ में तो आ गया होगा बच्चों को, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, घिस कर लिखें कमेंट में, ठीक है, हाथ नहीं घिस जाएंगे आपके। और लाइक तो जरूर कर दे वीडियो को, है ना, मजा आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए अपनी। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट द 4.2 जूल, यानी एक कैलोरी हीट और एनर्जी की यूनिट होती है और ये 4.2 जूल के बराबर होती है। और जूल को हम लिख सकते हैं क्या भाई हमारा, जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये बोल रहा है भाई क्या, सपोज वी एम्प्लॉय अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यहाँ पर हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, इन विच द यूनिट ऑफ मास, जिसके अंदर मास की यूनिट अल्फा यूनिट है, लेंथ की बीटा मीटर और यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकंड, शो दैट अ कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2 वगैरह 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 वगैरह। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बोला गया भाई एक कैलोरी जो है, यानी एक कैलोरी हमें निकालनी है भाई, एक कैलोरी जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी बोलो बेटा, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 बीटा -1 और सॉरी अल्फा -1 बीटा -2 और गामा क्या है 2। तो ये बेटा जी हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अब 1 कैलोरी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी को हम लिख सकते हैं 4.2 जूल। ठीक है भाई, क्योंकि कैलोरी का तो मुझे पता ही नहीं कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन मुझे जूल का पता है कि जूल कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है, ये ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 के अंदर वही n1 n2, ठीक है, वो फॉर्मूला लिखना है, तो वो लिख लेना बेटा जी, अब याद कर लो उसे। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या बनाएंगे, वही डब्बा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर लिखेंगे भाई, यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो भी अननोन अगड़म सगड़म जो है, ठीक है भाई, यूनिट है उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेना अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरा लिखना, एग्जाम में नंबर नहीं देगा टीचर, वरना बोलेगा पता नहीं क्या लिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही करेंगे, m1 l1 t1 n1 रागल आपको m2 l2 t2 n2। समझ में आया नहीं आया? चलिए भाई वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं इनकी। तो ऐसा यूनिट में क्या होता है बोलो बेटा जी, ये 1 किलोग्राम, ये 1 मीटर, ये 1 सेकेंड और ये कितना होगा बोलो बेटा जी 4.2, है ना भाई, ये कितना होगा 4.2 होगा। m2 कितना बोलो बेटा, तो m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, अल्फा, कितनी है अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर, क्या क्या लिखता है ये। ठीक है भाई, और t2 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा जी 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी गामा सेकेंड।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है n2 कितना है, n2 तो भैया हमने निकालना ही है, प्रूफ तो करना है। चलिए अब क्या करना भाई, तो पहला हो गया, दूसरा अब ABC की वैल्यू निकालो, m1 m2 l1 l2 की निकाल ली, अब निकालेंगे ABC की। तो डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितनी होती है, ml2t-2। क्लियर है भाई, चलिए भाई समझ में आ गया। तो A की वैल्यू जल्दी बोलिए 1, B की वैल्यू जल्दी बोलिए 2, C की वैल्यू जल्दी बोलिए -2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठाकर हमें स्टेप नंबर 1 वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। बहुत ही आसान, क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा भाई क्या, n2 बराबर n1। ठीक है भाई, तो n2 की वैल्यू नहीं पता, n1 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 4.2। m1 की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 1। ध्यान रखना ये किलोग्राम में था, ये किलोग्राम में, तो इसको भी किलोग्राम में रहने देते, कहीं किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ये मीटर में, तो इसको मीटर में ही रहने दिया। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, ये चीज थोड़े दिमाग लगानी है आपको। तो 1 बाय क्या भाई अल्फा, दूसरा क्या है 1 बाय बीटा, और अगला वाला हमारा क्या आएगा बोलो बेटा जी 1 बाय गामा। चलिए भाई, तो सबको समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी ABC रखते हैं। बोले बेटा जी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी है भाई -2। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। 4.2 n2 बराबर हमारा निकलने वाला है 4.2। अल्फा को पलट दो -1, बीटा को पलट दो -2, गामा को पलट दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, और n2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी ये, यानी कहने का मतलब, ध्यान देना भाई, कहने का मतलब हमारा कुछ ऐसा ही आ गया। यही तो प्रूफ करना था भाई, है ना भाई, हमें यही प्रूफ करना था कि हमारी जो 1 कैलोरी, 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, है ना भाई, तो 4.2 जूल को 1 कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो साफ साफ आ गया भाई 1.1 कैलोरी बराबर 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 आ गया है। समझ में आ गया नहीं आ गया? या यहाँ पर 4.2 लिखा था तो इसको हम लिख सकते थे भाई कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर हमारा ये आ गया। प्रूफ हमें ये करना था और हमने कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट और लाइक का बटन मुझे दबाकर मुझे बताएं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बेहतरीन कर लिए। चलिए भाई अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए, तो अगली जो एप्लीकेशन है क्या भी हमारी, तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो अगला उपयोग, अगली एप्लीकेशन है वो क्या है, टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, यानी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे भाई, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मैंने बोला भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा आपको कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो मास पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी जिस रस्सी में बांधकर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लगातार घुमाए जा रहा हूं गोल गोल, ठीक है भाई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लेंथ पर डिपेंड करता है इस रस्सी की। दूसरा किस पर डिपेंड करता है भाई, रेडियस पर। ठीक है भाई, अब रेडियस एक तरीके से रेडियस ही हो गई। और किस बात पर डिपेंड करता है भाई, इसकी वेलोसिटी पर हुई कि किस वेलोसिटी से हम इसको घुमा रहे हैं। क्लियर है, तो हमें इतना गिवन होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉब की मास या फिर इस पत्थर के मास, इस रस्सी की लंबाई और क्या भाई इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनवर्सली डिपेंड करेगा, ये तो हमें पता नहीं है ना भाई। तो हमने क्या मान लिया भाई, हमने ऐसा मान लिया, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, हमने इसको ऐसा मान लिया कि भाई जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो m की पावर a, l की पावर b और क्या बोलो बेटा जी v की पावर c, यानी वेलोसिटी की पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, और इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे m a l b, वेलोसिटी बराबर c। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आपको इसी तरीके से करना है। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे बोलो बेटा जी, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, mlt-2। क्लियर है, उसके बाद k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, k को हटा दो आप यहां से। ठीक है, m, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेना। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m और इसकी पावर क्या है a। L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, L, इसकी पावर है v। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था lt-1, पावर क्या है c, कंबाइन कर लो m a l b
एल सी टी की पावर -1, ठीक है भाई। तो m यहाँ पर a आ गया, l की 2 बार आ रही है पावर्स, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, b जमा में c और t की पावर -c, सॉरी, ठीक है भाई। इस तरीके से ये ब्रैकेट खोलेगा तो c इन दोनों की पावर बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी फोर्स की पावर्स हैं 1 1 और ये t की पावर -2। अगर ये दोनों डायमेंशन आपस में बराबर है तो यहाँ पर m की पावर्स क्या होंगी, बराबर होंगी, l की पावर्स बराबर होंगी और t की पावर भी बराबर होंगी, ठीक है भाई। तो चलिए भाई इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है भाई। स्टेप नंबर हम बोलेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे भाई, कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है भाई। तो पावर्स को हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, तो पावर को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा जरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर किसकी कंपेयर करेंगे भाई, मास की पावर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो मास की पावर कंपेयर करने पर हमें क्या पता लगेगा भाई, ये 1 बराबर किसके आ जाएगा, a के, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब कंपेयर करेंगे किसकी पावर्स भाई, l की पावर्स। तो l बराबर क्या है भाई 1, वहां पर l बराबर क्या है b जमा में c, तो यहाँ पर आ गया भाई b प्लस c बराबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर हमारा t की पावर को कंपेयर करेंगे, तो t की पावर यहाँ पर -2 है, उधर की तरफ कितनी है भाई -c, माइनस से माइनस कट गया, c बराबर आ गया हमारा भाई 2। तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूं 2, तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो b की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी भाई -1 निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई, क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं इसी चीज को लेकर भाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 3 के बाद हम क्या करेंगे, अब a b और c की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई पुट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, ठीक है भाई। हमारा स्टेप नंबर क्या है बोलो बेटा जी, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 2 3, अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में पुट करने वाले हैं पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो पुट करने पर क्या आएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर k, m की पावर a यानी 1, l की पावर b यानी b की वैल्यू कितनी निकल कर आई है -1, और c की वैल्यू b की पावर c और c की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 2, तो ये निकल कर आ गया k m, l की पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, v कैसा भाई की पावर 2, तो ये आ गया k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और ये हमारे पास निकल के आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और आपने देखा होगा बचपन में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है mv स्क्वायर बाय l या mv स्क्वायर बाय r। समझ में आ गई है क्या, k जो है कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू 1 होती है वैसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ठीक है भाई। अब चलिए भाई इसके ऊपर हम बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एप्लीकेशन 3 के लिए देखिए भाई ये रहा। तो लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द टेंशन, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से देखिए भाई, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख रहे हैं f करके, तो फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर भाई, स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर, ठीक है भाई। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को फिलहाल के लिए यहाँ पर लैम्डा लिख ले रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो लीनियर मास डेंसिटी, चलो मैंने कुछ क्या लैम्डा ही ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी को मैंने लैम्डा लिख लिया। दूसरा और क्या दे रखा है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है भाई, और किस पर डिपेंड कर रही है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पर। तो फ्रीक्वेंसी इन तीनों पर डिपेंड करती है, तो क्या लगाएंगे भाई, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो l की पावर a और इसकी पावर, इसको हमें ऐसे लिखना था, पहले टेंशन लिखा हुआ है तो ज्यादा सही रहेगा, पहले टेंशन लिख लेते हैं। तो पहले टेंशन लिखेंगे, टेंशन की पावर a, l की पावर b और लीनियर मास डेंसिटी की पावर c, ठीक है भाई। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं कि t की पावर a, l की पावर b और लैम्डा की पावर c, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है t की पावर -1, k का डायमेंशनल फार्मूला कुछ है नहीं, तो k को हटा दो। यहाँ पे T फॉर टेंशन, टेंशन फॉर टेंशन मतलब क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और यहाँ पर होल पावर a है। L फॉर लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L होती है, उसकी पावर है b। लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या भाई, लंबाई, इसे हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई, m/l, ये इसका फॉर्मूला है। तो भाई इसकी जो डायमेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी m
और नीचे से लंबाई ऊपर ऊपर आ गई तो -1, तो ये बन गई ml -1, ठीक है भाई, और इसकी पावर से। चलिए भाई इसको करते हैं, फॉर्मूला देख लो, लिख लेना, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अब मैं ABC की वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट खोलूंगा तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा B से और C से, ये आ गया MALA T की पावर -2A, बात समझ में आ रही है, L की पावर B MCL की पावर -C, समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए भाई, तो M यहाँ पर 2 है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी M की होल पावर A + C बन जाएगी। L यहाँ पर 2 है तो L की होल पावर A + B बन जाएगी, और T तो यहाँ पर बेचारा अकेला रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हम इसके साथ हैं। अगला क्या है यहाँ पर, अच्छा L बेटा 3 थे, L यहाँ पर 3 है, A B और माइनस का C, और यहाँ पे T तो बेचारा अकेला ही रह गया, ठीक है भाई। तो M में A और C जुड़ जाएंगे, L में तीनों जुड़ गए, T बेचारा अकेला रह गया। यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर -1। चलिए अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले M की पावर कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है भाई, कंपेयरिंग पावर्स। अगर हम पावर को कंपेयर करें, सबसे पहले मैं M की पावर को कंपेयर करूंगा, तो M की पावर्स को कंपेयर करने पर देखिए जरा क्या आता है भाई। तो M यहाँ पर 0 है, यहाँ पर A + C है, तो A + C बोलो बेटा, A + C बराबर 0 आ गया, तो A बराबर कितना होगा -C, क्लियर है। अगर मैं L की पावर्स को कंपेयर करूंगा तो A + B - C बराबर कितना आएगा, यहाँ पर कितना है 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं -C को क्या लिख सकता हूँ, प्लस का A, तो A प्लस में B प्लस का A बराबर 0, ये आ गया 2A जमा में B बराबर 0, तो यहाँ पर कितना आ गया बोलो बेटा जी, B बराबर -2A आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोलो बेटा जी, अगला हमारा यहाँ पर टाइम की डायमेंशन कंपेयर करनी है, तो ये है -1 और ये कितना भाई, इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 1/2, A की वैल्यू निकल आई। अब A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 यहाँ पुट करूंगा तो ये निकल कर आएगा भाई -1, तो B की वैल्यू आ गई हमारी -1, ठीक है भाई। और A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, अगर मैं A की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा तो C निकल कर आएगा -1/2, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने A, B और C तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा, ठीक है भाई। तो पुट वैल्यूज ऑफ A, B एंड C, ठीक है भाई, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट करने पर देखो बेटा कितना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर K बराबर T, यानी टेंशन, तो टेंशन की पावर कितनी है A और A की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है √, ठीक है भाई। L की पावर क्या है B, और B बराबर कितना है -1, ठीक है भाई, L की पावर है -1, लैम्डा की पावर क्या बोलो बेटा, लैम्डा की जो पावर है वो -1/2 है, क्या बोलो बेटा, -1/2, ठीक है। तो जिनकी पावर नेगेटिव है वो नीचे आ जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो K आ गया, टेंशन अंडर आ गया, L आ गया, और यहाँ पे लैम्डा नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, और प्लस का 1/2 क्या होता है, अंडर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे K/L, और ये बन जाएगा T/लैम्डा, ठीक है। T और लैम्डा दोनों अंडर रूट है, तो दोनों को इकट्ठा अंडर रूट कर देंगे, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ही हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है ना, कमाल की चीज। चलिए भाई, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर धीरे धीरे आएगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे आप। इसको भी मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इन टर्म्स ऑफ दीज डिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ द मास। अब इसने क्या बोला भाई, इसने बोला कि जिस तरीके से मास को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानकर चलते हैं, है ना भाई। तो जब भी हमें क्या करते हैं, डायमेंशन लिखनी होती है, तो हमेशा हमने इनको फंडामेंटल यूनिट्स माना हुआ है, या इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना हुआ है। किसी की भी डायमेंशन लिखनी होती है, हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, इसने बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको मत मानो, फंडामेंटल क्वांटिटीज मानो टाइम को, वेलोसिटी को और एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए आपको निकालनी है डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है भाई।
समझ में आगे नहीं आ गया? तो चलिए भाई निकाल लेते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वही सेम चीज अपनाऊंगा। मैंने ऐसा मान लिया कि जो हमारा मास है, ठीक है भाई, ऐसा मान लिया जो मास की डायमेंशन होगी, ठीक है, लिखेंगे भाई कि लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन को हम ऐसा मान लेते हैं टी सी एच के टर्म्स में, टी सी और एच के टर्म्स में मास की डायमेंशन ने मान ली कि भाई टी की पावर ए, सी की पावर क्या बोलो बेटा जी बी, और एच की पावर सी, ठीक है भाई, हमने ऐसा मान लिया। क्लियर है? अब बताइए, अब इन सभी की पावर्स हम लिख लेते हैं, इन सभी की डायमेंशन को हम एम एल और टी के टर्म्स में लिख लेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता लग गई तो मैं मास की डायमेंशन टी सी और एच के टर्म्स में लिख पाऊंगा। तो चलिए भाई ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो मास की डायमेंशन वैसे होती क्या है भाई? मास की डायमेंशन एम एल और टी के टर्म्स में क्या होती है? एम होती है, या हम लिख सकते हैं m1 l0 t0। क्लियर है? टेंशन की डायमेंशन एम एल टी के टर्म्स में क्या होती है? ठीक है, टी हमारा क्या बोलो बेटा? टी हमारा यहाँ पर टाइम है, सॉरी टी हमारा टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही रहेगी। सी की डायमेंशन क्या होती है भाई? सी की डायमेंशन एल और टी के टर्म्स में क्या होगी भाई? तो एम एल टी के टर्म्स में एल टी माइनस वन, इसकी होल पावर बी है, और एच मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है क्या बोलो बेटा? एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू में आर। तो एम फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी और r फॉर लेंथ, यानी कि m l टू t माइनस वन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे m l टू t माइनस वन। ठीक है भाई, ये इसकी डायमेंशन और होल पावर c। अब यहां से हम क्या करेंगे? कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही आसान। ठीक है भाई, तो चलिए भाई कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करने से पहले यहां पर देख लो भाई, m पहले इनको ब्रैकेट्स को खोलो, t की पावर a l की पावर b t की पावर माइनस b, m की पावर c t की पावर l की पावर 2c t की पावर माइनस c। चलिए भाई सबसे पहले m को आगे लिखेंगे, तो m की पावर a की है बस c, l की पावर b भी है, ठीक है भाई, l की पावर प्लस का 2c है, और तो कुछ नहीं है, हाँ तो और तो कुछ नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद t की पावर यहाँ पर a है, उसके बाद t की पावर कितनी बोलो बेटा जी? माइनस का c है। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पर एम एल टी 100। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने पर क्या होगा? 1 बराबर c हो गया, यानी c बराबर आ गया 1। तो मास की पावर्स को कंपेयर करने पर c की वैल्यू 1 आ गई है। लेंथ की पावर कंपेयर करने पर क्या आएगा? ये आ गया 0 बराबर b प्लस में 2c, यानी 2c बराबर आ गया माइनस का b। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं t की पावर्स को कंपेयर करूंगा तो कितना आएगा? 0 बराबर a माइनस c। ठीक है भाई, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा हमारा? a बराबर हमारा आ गया c की वैल्यू 1 है तो a बराबर कितना आ गया? 1, और c की वैल्यू 1 है तो b बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। तो हमने a b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू निकाल कर हमें कहाँ पुट करनी बोलो बेटा? इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाली इक्वेशन में। तो डायमेंशन ऑफ मास बोलो बेटा क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ मास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा टाइम की पावर कितना बोलो बेटा जी? टाइम की पावर जो है a की वैल्यू कितनी निकाली है भाई हमने? 1। ठीक है, और c की पावर b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? -2। ठीक है, और h की पावर c, तो h की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 1। ठीक है भाई, तो ये हमें पता लग गया मास की डायमेंशन, हमने निकाली है मास की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन होप समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे थे। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ा भाई एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अगले वाले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको एरर्स। ठीक है भाई, तो एरर्स जानने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ एकलव्य एजुकेशन के साथ। हम क्वारंटाइन में आपके साथ है या कोरोना टाइम में आपके साथ हैं। चलिए विदा लेते हैं आपसे।